हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस। दोस्तों, हम लोग संसाधन का टॉपिक प्रकृति संसाधन और उसमें से मृदा संसाधन को देख रहा था। पिछले वीडियो हमने उसके कुछ प्रकार को देख रखा था, जैसे कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का ही कुछ पार्ट्स हमने देखा था, और काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल या पीली मृदा और पर्वतीय मृदा, 4 पॉइंट हमने देख रखा था। भारत में सबसे अधिक विस्तारित मृदा है तो वो है जलोढ़ मृदा। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जैसे अनेकों राज्य में इसका फैलाव काफ़ी मात्रा में है। और ख़ास करके भारत के 3 महान नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का ही विस्तार है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो उपजाऊ होती है तो इसमें चावल और गेहूं दोनों की फसल काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको एक और नाम है रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के पठारीय क्षेत्रों में पाया जाता है। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी इसका फैलाव देखने को मिलता है। इसमें एक गुण होता है कि ये पानी को अवशोषित करके रखे हुए रहता है, लेकिन दिखता नहीं, लेकिन ज़मीन के अंदर ये पानी को अवशोषित करके रखे हुए रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि कपास की खेती काफ़ी अच्छी तरह से इसमें होती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भारत के भी बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में पाया जाता है और ये उपजाऊ होती है। जब इसमें सिंचाई किया जाता है तो इसका रंग चेंज हो जाता है, ये लाल से पीली मिट्टी हो जाती है, इसलिए इसको लाल या पीली मिट्टी भी बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद था पठारीय मिट्टी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा अधिकांशतः क्षेत्रों में पाया जाता है। और उसके बाद 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट के बाद जो लास्ट पॉइंट था उसको हम लोग नहीं देखे थे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे है क्या। तो जो चौथा पॉइंट है वो है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग का ये है। तो मरुस्थलीय मृदा है क्या, तो ये इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुआई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में स्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षा अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मरुस्थलीय मृदा जैसे आप लोग मरुस्थल भूमि आपको जिहान में आता होगा, तो आप लोग को याद आता होगा राजस्थान। राजस्थान में एक थार रेगिस्तान है, ठीक है, जो कि भारत का बहुत बड़ा रेगिस्तान है। तो राजस्थान का ये क्षेत्र काफ़ी बड़ी मात्रा में, खास करके पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र और कच्छ का रण और सौराष्ट्र, इन सारे क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे हैं, बहुत सारा सिंचाई वगैरह की व्यवस्था आ गया, ड्रिप सिंचाई, ड्रॉप सिंचाई और बहुत प्रकार के हम लोग सिंचाई करना शुरू कर दिया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका हूँ। तो सिंचाई की व्यवस्था करके क्या है कि इन क्षेत्रों में भी कपास की खेती और चावल की खेती, गेहूँ की खेती किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का क्या था, 5वां पॉइंट था मिट्टी के प्रकार में। अब आते हैं हम मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के बारे में देख रहा था, मिट्टी संसाधन देख रहा था। तो मिट्टी संसाधन एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। कल हम जैसा कि बता दिया था कि अगर हमारा संपूर्ण जीवन का क्रियाकलाप जो हो रही है वो किस पे हो रही है, तो हमारा मिट्टी पे ही है। ठीक है, अगर मिट्टी नहीं होता तो हम अपनी जिंदगी कल्पना भी नहीं कर पाते। होता नहीं जीव, हम क्या पृथ्वी पर कोई भी किसी भी प्रकार का जीविका उत्पन्न नहीं होता जो जलीय जीव होता। ठीक है, और ये सीमित है, हम इसको सीमित संसाधन में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है। ठीक है, तो ये मिट्टी का 5वां प्रकार था। अब आगे के पॉइंट पर आ जाते हैं कि मिट्टी अगर सीमित संसाधन हो सकती है तो मिट्टी का संरक्षण और
उपयोग वगैरह कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम उपयोग देख लेते हैं, मिट्टी का उपयोग कि कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं मिट्टी उपयोग। आप लोगों का क्लास 10th में जब एग्जाम होता है ज्योग्राफी में, तो नॉर्मली 2 या 4 नंबर में पूछ देता है कि भूमि उपयोग का बदलाव स्वरूप को लिखें या भूमि का उपयोग को लिखें, ये भी क्वेश्चन आ सकती है। तो जब हम भूमि उपयोग का बदलाव स्वरूप देखते हैं तो जिसमें से आ जाता पहले कि ये 2 प्रकार के हालांकि उपयोग में ला सकते हैं हम लोग। एक तो भौतिक उपयोग भी ला सकते हैं और दूसरा क्या मानवीय उपयोग भी ला सकते हैं। ठीक है, अब मानव उपयोग कर रहा था, मानवीय उपयोग को पहले देख लेता हूं। तो पहला क्या हो रहा है कि भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखते हैं। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखते हैं। तो ये उपयोग क्या क्या है, पहला क्या आ जाएगा आप लोग का, पहला है वन विस्तार। यानी कि अगर हम लोग वन का विस्तार करेंगे तो कहाँ करेंगे, भूमि पर। तो भूमि का यहाँ पर क्या हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद आ रहा है कृषि आयोग बंजर भूमि। कृषि आयोग बंजर भूमि यानी कि ऐसा भूमि जहाँ कृषि हो सकता है लेकिन किसी न किसी कारणवश क्या है, वो बंजर है। तो ऐसा भूमि का भी उपयोग मानवीय कल्याण में किया जा सकता है, इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, यथा नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तथा होगा। ठीक है, भूमि तथा इमारत, सड़क, उद्योगों इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि गैर कृषि कार्य, गैर कृषि जहाँ पे हम भूमि, वैसा कार्य जो कि भूमि पर हम कृषि कार्य में नहीं रखते हैं। जैसे कि हम लोग सड़कों पे मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। उसके अलावा इमारत तो हो ही गया घर, उसके बाद हम सड़क वगैरह बना सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। ये तमाम प्रकार के जो कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, गैर कृषि कार्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हम लोग का अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। अस्थायी चारागाह क्या होता है, कुछ भूमि हमारे देश में ऐसी है जो कि पशुओं के लिए चारा भूमि का कार्य करता है। वहां पे खेती कृषि नहीं की जाती बल्कि पशुओं की चारा के लिए छोड़ी जाती है। और ऐसी भूमि का जो मात्रा है हमारे देश में, भारत में, ये लगभग 3.3% देखने को मिलती है। बहुत कम भूमि है चारा भूमि। ठीक है, चारागार भूमि। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि भूमि का उपयोग करते हैं। उसके बाद बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पे प्रकृति रूप से तो पनपा हुआ है ही वन, लेकिन कहीं कहीं जगह पे कृत्रिम रूप से पनपा हुआ वन है। ठीक है, जैसे कि पंजाब का कुछ क्षेत्र है या हरियाणा का कुछ क्षेत्र जहां पे प्रकृति रूप से नहीं बल्कि मानवीय रूप से वनों का विस्तार किया जा रहा है। वहां पे आप लोग को पता होगा कि पंजाब में और हरियाणा क्षेत्रों में क्या है कि पेड़ पौधों का जो घनत्व काफी कम देखने को मिलता है। तो वहां पे मानवीय रूप से भूमि का उपयोग कर क्या किया जा रहा है, वन का विस्तार किया जा रहा है, बगीचा का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या भूमि का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद कृषि योग बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ हो, यानी कि ऐसा भूमि होना चाहिए। ऐसा भूमि भी है भारत में जो कि 5 साल पहले उस पर खेती की जाती थी, लेकिन उर्वरक शक्ति उसमें कम होने के कारण क्या है, खेती नहीं की जा रही है। तो जो इसमें खेती की जाती है वो उपजाऊ भूमि हो गया, और जिसमें खेती नहीं की जा रही है वो क्या हो गया, बंजर भूमि हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी भूमि है यानी कृषि योग बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से ना हुआ हो। कृषि योग है उसको में हम अगर उर्वरक शक्ति बढ़ा देते हैं, उर्वरक शक्ति किसी न किसी रासायन रूप से बढ़ा देते हैं तो उस पर क्या कृषि किया जा सकता है। तो ऐसा भूमि के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद है क्या, वर्तमान परित भूमि, वर्तमान यानी जिस पे अभी वर्तमान में कोई खेती बाड़ी नहीं किया जा रहा है। उसके बाद क्या जाता है, वर्तमान परित के अतिरिक्त वह बे प्रति भूमि जहां 5 वर्षों से खेती ना हुई हो। एकदम सेम पोजीशन ये वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या, शुद्ध बोई गई भूमि, यानी कि एकदम शुद्ध बोई गई भूमि क्या हो जाएगा कि जहां पे वर्तमान में कृषि अच्छे तरीके से किया जा रहा है।
ठीक है। जहां पे गेहूं का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में हो रहा है, चावल का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में हो रहा है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई बंजर भूमि ऐसा नहीं कि आज किया 2-3 साल बाद उस मिट्टी का उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगा, तो ऐसा भूमि नहीं, एकदम शुद्ध रूप से जो होता है यानी कि लगातार उस पर कृषि किया जा रहा है। जैसे कि बिहार का अपना भूमि, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भूमि, आप लोग जानते हो कि बिहार में लगभग अधिकांश फसल हो ही जाता है। कुछ हमारा उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी बिहार है, जो कि बाढ़ से ग्रसित होती है, तो धान यानी चावल की खेती नहीं हो पाती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में क्या है, चावल और गेहूं और दलहन की खेती की जाती है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का हम बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या गेहूं के लिए तो जाना जाता है, गेहूं की मात्रा अधिक है, गेहूं की मात्रा अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ गया, चावल की खेती काफी अधिक मात्रा में, छत्तीसगढ़ हो गया, चावल की मात्रा अधिक, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जहां पे तिलहन का खेती काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो वो जो क्षेत्र है वो क्या है, शुद्ध बोई गई भूमि है, और हम भूमि का इसमें भी क्या उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता हूं। ये था भूमि उपयोग का बदलाव स्वरूप कि हम इस तरह से हम मानव क्या कर सकते हैं, भूमि का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, और हाँ, अगर आप लोग नोटबुक में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा और थोड़ा सा लिख लीजिएगा नोटबुक में, हम क्योंकि रुक नहीं रहे हैं, लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का, भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में भू उपयोग का स्वरूप, तो हमने पहले ही शुरुआत में बता दिया कि जो भू उपयोग के प्रमुख कारक है वो दो है, एक क्या भौतिक कारक, दूसरा क्या मानवीय कारक। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एक भौतिक कारक है, एक मानवीय कारक। थोड़ा सा भौतिक कारक देख लेते हैं, मानवीय कारक हमने पीछे देख रखा है। तो भौतिक कारक को देख लेते हैं कि भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों को अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। ठीक है, आने के जो भौतिक कारक है उसमें क्या आ जाएगा, भू आकृति आ जाएगा, भूमि का आकार, जलवायु आ जाएगा, मृदा आ जाएगा। इन सारी चीजों को भौतिक कारकों में शामिल किया गया है। और मानवीय कारक में क्या है, जनसंख्या का घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता का विकास वगैरह इसको शामिल इसको में किया गया है। ठीक है, तो काफी छोटा सा पॉइंट है, नॉर्मली आप लोग क्वेश्चन आएगा तो यहां से बन सकती है कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप कितना है। ठीक है, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। इतना हार्ड क्वेश्चन पूछने का मतलब कि बिहार सरकार सुधार रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधार रही है, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग का इतना इजी सेमेस्टर कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव रंगिए, याद रखिए 50% वहां से। आगे आते हैं, मिट्टी का कटाव क्षारण। क्षारण का मतलब होता क्या, क्षारण के मतलब होता बर्बादी। कटाव तो देखिए ना कि कट जाना, मिट्टी कटना, एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना। ठीक है, अब मिट्टी के कटने से होता क्या है, यहां पर आखिर हम लोग को ये पॉइंट पढ़ने के लिए क्यों दिया गया। तो देखो क्या होता है ना कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है, किसी कारणवश अगर वो मिट्टी अपने वास्तविक स्थान से किसी माध्यम से दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी क्या होता है, ह्रास होता है या क्षारण होता है। अब जैसे देखो खेत में है, अब वो खेत से कट कर चला गया नदी में, नदी के द्रोणी में जाकर वो बैठ गया, तो हम लोग खेती कहाँ करेंगे, खेत पे करेंगे। नदी में तो जुताई वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग फसल कहाँ लगाएंगे, खेत में ही लगाएंगे। तो खेत में उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगा, नदी में रहेगा, तो हम लोग क्या नदी में सिंचाई करेंगे, नदी में खेती बाड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। तो यही होता है क्या, क्षारण होता है। यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है या मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, क्षारण कहलाता है, या स्थानांतरण भी कहते हैं इसको, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये होता क्या, इसके पीछे का कारण क्या क्या है, तो बहुत सारा कारण है। जैसे कि बरसात होती है, तो बरसात के कारण बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो क्या करता है, जो मिट्टी का, जो खेतों का जो ऊपर वाला परत होता है उसके साथ वो क्या होता है, परत जल के साथ घुल जाता है। जल के साथ घुलने के बाद दूर कहीं नदी के द्रोणी में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग वृक्ष को लगातार काटते जा रहे हैं, लगातार काटते जा रहे हैं, तो जो खेतों का किनारा होता है, वो किनारों पर जो भी वृक्ष वगैरह है, तो उसको अगर हम लोग काट दिए हैं, तो काटने के बाद क्या होता है, वो वहां से वो खिसकते सब मिट्टी कहाँ चला जाता है, नदी के द्रोणी में जाके, या तालाब या खाई के द्रोणी में क्या होता है, जाके बैठ जाता है। यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो कहाँ जाके बैठ रहा है, खेतों में, खेतों का मिट्टी कहाँ, तालाब में जाके बैठ रहा है। तो ये क्या हुआ, क्षारण हुआ, यानी कि ह्रास हुआ। ठीक है, और भी बहुत सा कारण है, देख लेता हूं इसको। तो मिट्टी का कटाव मुख्यतः जल से होता है।
मेन पॉइंट, मिट्टी का कटाव क्या होता है, मुख्यतः जल से होता है। इसके विभिन्न रूप इस प्रकार है। पहला क्या है, परतदार, पहला पॉइंट क्या है, परतदार क्षरण। बोल रहा है कि कम ढाल की भूमि पर तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत तथा इसकी वनस्पति वह जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कहने का मतलब परतदार क्षरण, जो बारिश होती है मिट्टी के ऊपर पड़ने पे वो क्या होता है, धुल कर खाई में चला जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी स्लो होता है। ठीक है, तो इस कारण से अनेक परतदार क्षरण से भी क्या होता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण होता है। दूसरा क्या है, खुरदराक्षरण। खुरदराक्षरण ये क्या होता है कि परतदार क्षरण के बाद बची मिट्टी का ऊपरी भाग बहुत मुलायम या कोमल हो जाता है, जो बाद में होने वाले बारिश में जहां तहां से कटकर बह जाता है और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आगे कभी तेज बारिश होने पर यह अवनलिका का रूप ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जो परतदार क्षरण होता है, परतदार क्षरण करने का मतलब शुरुआत से जो मिट्टी ढीला हो जाता है तो उस पे अगर पानी आती है तो वो पानी क्या करती है, तेजी से उस परत को यानी परतदार क्षरण को काफी तेजी से बहा कर ले जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खुरदरा क्षरण। ठीक है, खुरदरा क्षरण कहते हैं। वो काफी तेजी से बहा कर ले जाता है और क्या करता है, गड्ढों में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इस बात पर का संकेत है कि आगे कभी तेज बारिश होने पर यह अवनलिका का रूप ले सकते हैं, यानी कि बहकर फिर क्या हो सकता है, नदी में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का है अवनलिका क्षरण। बहुत तेज वर्षा के बाद जब जमीन पर नालीदार कटाव हो जाते हैं तो इसमें उर्वर मृदा बह जाती है और बची हुई भूमि अनुर्वर या बंजर हो जाती है। जहां तक कीचड़ जम जाता है, कीचड़ जमा हो जाता है, चंबल की घाटी एवं बिहड़ इसी का प्रकार बने हुए हैं। ठीक है, आने के जब बहुत तेज वर्षा होता है तो जो छोटे छोटे, दूसरा पॉइंट में हमने देखा कि जो छोटे छोटे गड्ढे हो रहे थे उस गड्ढे से क्या मिट्टी काफी तेजी से बहकर कहीं दूर चला जाता है। दूर जाने के बाद उपजाऊ मिट्टी वहां से भाग जाता है, तो यहाँ पर कौन सा मिट्टी बच जाएगा, अनउपजाऊ मिट्टी। वैसे मिट्टी में क्या फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक कारण है भूक्षरण का। उसके बाद अगला क्या, अवमूल्यन। लंबे समय तक खेत परित छोड़ देने पर वर्षा के समय ऊपर की उर्वर मृदा धीरे धीरे जल के साथ नीचे चली जाती है। जमीन की ऊपरी परत को पोषक तत्वों का अभाव हो जाने से उसकी उर्वरता घट जाती है। सेम प्रोसेस वही है, लंबे समय तक हम खेतों को छोड़ दिया, वहां पर कोई फसल नहीं हुआ रहे, घास हो गया खेतों में, तो चलो मिट्टी कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। घास क्या करे, घास का जड़ क्या मिट्टी को पकड़ कर रखे हुए रहता है। आप लोग देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, वहां अगर किसी ऊंचे सड़क के या सड़क के किनारे लगा हुआ है तो जहां पर पेड़ है वहां से सड़क के किनारे की जो मिट्टी है वो नीचे सिरक कर नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जहां पे पेड़ पौधा नहीं वहां का मिट्टी क्या होता है, सड़क का नीचे चला जाता है। तो घास भी कुछ ऐसा ही करता है। अगर घास खेत में है तो वहां की मिट्टी बहकर नहीं चले जाएगी, लेकिन घास नहीं है खेतों के ऊपर, भूमि के ऊपर, तो वहां का क्या होगा, मिट्टी घिसक कर कहीं और चली जाएगी, खिसक कर, और वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बंजर हो जाएगी। उर्वरक मिट्टी का क्या हो जाएगा, कमी देखने के लिए मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट है भूक्षरण का। भूक्षरण का मतलब होता है क्या, भूमि का ह्रास, भूमि की कमी, भूमि की जो उर्वरक शक्ति उसकी कमी। ठीक ना, ऐसा नहीं कि भूमि उठ के चला जाएगा, मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जल संकट पर लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो
जल संकट पे क्या लिखेगा कि कोई हमें जल नहीं दे रहा तो वो बहुत बड़ा संकट आ गया, लिख देता है लोग। हमने देखा बहुत सारा स्टूडेंटों को लिखे, हम बोलेंगे कि जल संकट पे कुछ वाक्यों को लिखो, लिखकर रख देते लंबा चौड़ा, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी का ऊपरी भाग को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाना, ठीक है। आगे आता हूं, अब आगे है मृदा संरक्षण, ठीक है। तो मृदा संरक्षण में संरक्षण का मतलब होता क्या है, बचाना, ठीक है। पिछले कई वीडियो हम यही देखते हैं ना, संरक्षण संरक्षण संसाधन संसाधन, तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। जो मिट्टी क्षारण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको बचाना है। तो उसके लिए हमको बचाने के लिए करना क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या उपाय हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा उपाय मिट्टी को बचाने के लिए। पहला क्या है कि पशुओं को हम चराने के लिए खेतों में नहीं ले जाएंगे। अब पशु चरने जाएगा तो जाएगा जहां से चरने के लिए, और तो उसका पैर क्या होता है, खुरेदार होता है, तो गड्ढा कर करके रख देगा, और बरसात होगी तो वहां से क्या मिट्टी बह के दूसरी जगह चली जाएगी। तो एक हो सकता है कि पशुओं को चारा से बचाएंगे, चारा पशुओं को चराने नहीं देंगे खेतों में। दूसरा क्या हो सकता है, वृक्षारोपण करेंगे, यानी कि जो खेत का किनारा है, खाई से रिलेटेड है, उस किनारों पर क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद क्या है, भूक्षरण में कि जो हम उर्वरक का जो उपयोग कर रहे हैं, उस उपयोग को क्या करेंगे, नियमित में उपयोग करेंगे, अधिक मात्रा में नहीं करेंगे। उससे भी क्या होगा, भूमि क्षरण होगा। भूमि क्षरण करने का मतलब उर्वरक शक्ति क्या होगा, धीरे धीरे कमते चला जाएगा, ठीक ना। काफी गहन खेती नहीं करेंगे। गहन खेती करने का मतलब हमने एक फसल काटा दूसरा फसल बो दिया, ऐसा नहीं। एक फसल हमने काटा है तो दूसरा फसल बोने के बाद थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा फसल काटे और तीसरा फसल बो दिया। आज तो वही ना हो रहा है, हम लोग डेवलप कर चुके हैं, सिंचाई का माध्यम हम लोग के पास है। तो सिंचाई के माध्यम हम लोग के पास है तो क्या होता है, पहले हम लोग धान लगाए, धान जैसे ही काटते हैं तो गेहूं लगा देते हैं। अब गेहूं काटा है तो खेत को कुछ दिन के लिए परित छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ते नहीं, उसमें अब मकई या तो मूंग का खेती कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें छोड़ना भी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट है जिसके कारण क्या है, भूमि को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेता हूं कि मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं, ठीक है। यानी मिट्टी की उर्वरता को कमी को रोकने के लिए और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने को रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, तो हम मृदा संरक्षण कहते हैं। भारत सरकार ने इसके निर्मित थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, निर्मित होगा। भारत सरकार इसके निर्मित 1953 में ही केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। यह बोर्ड पूरे देश में मृदा संरक्षण की योजनाएं बनाता है। बोर्ड के सुझाव किसानों के अनुभव तथा विशेषज्ञों की सलाह से निम्नलिखित उपाय मृदा संरक्षण के लिए उपयोग हो सकते हैं। तो भारत सरकार की बात कही जा रही है कि 1953 में क्या किया गया था, भू संरक्षण के लिए कुछ संगठन बनाया था, जिसमें कि कुछ चुनिंदे व्यक्तियों को बुलाया गया, उनका सुझाव को लिया गया, यानी कि बोर्ड के सुझाव लिया गया, किसानों का अनुभव को लिया गया, उसके बाद विशेषज्ञों से सलाह लिया गया और भू संरक्षण का उपयोग भी बताया गया, ठीक है। समझ सकते हैं कि 1953 में यह हमारे देश में आ गया था, ये नियम कानून चल गया था। फिर भी हम लोग लगातार खेतों में या खेतों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। देखते होंगे अपने गाँव में जो खेती करते हैं किसान लोग, वो अगर खाद डाल रहे हैं खेतों में तो मनमाना डालेंगे, कोई हिसाब नहीं। वो उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम खेतों में खाद डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फसल होगी। गलत बात, हमें एक फसल अच्छा हो जाएगा लेकिन उसके बाद मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, अगला फसल हम लोग को अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लोग समझने के लिए वाला नहीं है। तो ये होता है कि 1953 में ये गठन कर दिया गया था। आगे का पॉइंट है, उपयोग कर दिया गया है। भूमि उपयोग का नियोजन अर्थात भूमि के उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। कहने का मतलब जो भूमि संरक्षण को रोकना है तो पहला क्या करना, भूमि उपयोग का नियोजन करना। नियोजन करने का मतलब नियम बनाना भूमि को,
उपयोग में लाने के लिए, उसके बाद भूमि के उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना है। सामंजस्य करने का मतलब उपयोग में भी लाना है और भूमि के उत्पादन की शक्ति के बारे में सामंजस्य आने की उस प्रकार के क्रियाकलाप करना है कि भूमि की जो शक्ति है वो घटे ना, बल्कि उर्वरक शक्ति क्या है, बने रहा है। उसके बाद क्या है, मिट्टी के तत्वों की कमी को उर्वरक और खाद देकर पूरा करना। ठीक है, अब मिट्टी का तत्व होता कौन कौन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जीवाश्म आदि। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम मिट्टी में डालते हैं, अगर मिट्टी में है तो वो उसका उर्वरक शक्ति काफी अच्छी होगी, नहीं है तो इन सारी चीजों को अगर हम डालेंगे तो उसमें क्या है, उर्वरक शक्ति आ जाएगी। ये भी क्या होगा, संरक्षण होगा किसका, मृदा का। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फसल चक्र। फसल चक्र अपनाना जिसमें मिट्टी के एक ही तत्व का बार बार शोषण ना हो। फसल चक्र से मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है तथा मिट्टी में विषाक्त पदार्थ का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र होता क्या है, फसल चक्र कहने का मतलब कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को ना बोना। जैसे कि हमने धान बोया तो गेहूं बोया, धान बोया, धान काटा, फिर उसके बाद हमने गेहूं बोया। ठीक है, फिर पुनः हम लोग धान बोएंगे तो हो सकता है अगला बार फसल चक्रण करें। फसल चक्रण करने का मतलब कि धान काटने के बाद हम गेहूं ना लगाएं, गेहूं की जगह पर हम दलहन फसल लगा लें। और खेतों में दलहन फसल लगाना और अच्छी बात होती है। जो दलहन फसल होता है वो क्या करता है, जो उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी का वो क्या करता है, और बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, दलहन में बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, जो कि क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करने के बाद मिट्टी में लाता है और उसमें नाइट्रोजन को क्या कर देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी का उर्वरक शक्ति वृद्धि कर जाता है। उसके बाद अगला हम लोग का पॉइंट आ जाता है फसल चक्रण हो गया, जिसके मिट्टी का एक ही तत्व को बार बार शोषण ना हो। फसल चक्र से मिट्टी का जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है तथा मिट्टी में विषाक्त पदार्थ का विकास नहीं हो पाता। ये भी पॉइंट हो सकता है। और चौथा पॉइंट हम लोग का क्या है, चौथा पॉइंट हम लोग का है कि मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने अर्थात मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पशुओं की चराई पर नियंत्रण। देख सकते हैं, ये पॉइंट हमने पहले ही बोल दिया कि पशुओं के चराई पर नियंत्रण, यानी कि उसको पशुओं को क्या खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक, आने की जो लोग पेड़ पौधे लगातार काटते जा रहे हैं उसको पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ढालू भूमि करने के जो ढलान भूमि होता है, ठीक है, ढालू भूमि पर अनुप्रस्थ जुताई। अनुप्रस्थ जुताई कहने का मतलब ढालू भूमि पर किसी योजना के थ्रू ही जुताई करना चाहिए। कहने का मतलब काफी गहराई से जोतना नहीं चाहिए, हल्के मट्टी और एक नियम अनुसार ही जुताई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग सब्जी उगाते हैं तो सब्जी जहां पे बोते हैं, जहां पर ही अपने औजारों से उसको मिट्टी को कोड़ते हैं या काटते हैं और थोड़ा थोड़ा जगह पर ही क्या करते हैं, घेरा बना के उस पर फसल बोते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा खेत को ही सिंचाई, पूरा खेत को ही जुताई कर देते, वैसे नहीं, माने कि योजना बनाकर नहीं कि कहीं कहीं पे छोटा छोटा भाग में क्या करेंगे, कोड़ेंगे मिट्टी को और उसमें फसल बोएंगे। ठीक है, तो जुताई क्या है, अनुप्रस्थ जुताई या समुच्च जुताई करना। पट्टीदार खेती करना, पट्टीदार खेती माने कि लगातार खेती, पट्टीदार लंबे 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 प्रकार की जुताई वगैरह होता है, ढलान क्षेत्रों पर ही होता है। मिश्रित खेती करना, मिश्रित पट्टीदार खेती करना अर्थात कई प्रकार की फसलें समांतर समुच्च पट्टियों में लगाना। ठीक है, सीरी नुमा खेती करना, मिश्रित खेती करना, खेतों में जीवाश्म डालते रहना जिसमें मिट्टी में जल ग्रहण की, थोड़ा सा पॉइंट आगे है, पहले इतना समझा लेता हूं। तो क्या है कि अनुप्रस्थ जुताई करना, आने के छोटे छोटे भागों में जुताई करना, और पट्टेदार जुताई करना, छोटे छोटे भाग में ही, पट्टेदार की मतलब होता है छोटे छोटे खंड में ही जुताई करना, यानी कि पूरे खेत को हम नहीं जोतेंगे, पूरा खेत को जोत देंगे तो क्या होगा, नीचे से रखते हुए मिट्टी चला जाएगा, ढलान क्षेत्र में हम सिंचाई करेंगे या पानी पड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, कई प्रकार के फसलें समांतर समुच्च पट्टियों में लगाना। जैसे आप लोग अभी के समय में हमारे गांव में या हमारे क्षेत्रों में क्या है ना, खास करके बिहार क्षेत्र में या पूरे भारत में एक विधि पनप रही है जिसको हम लोग कहते हैं सीरी विधि। ठीक है, सीरी विधि में क्या हम लोग कर रहे हैं, जो धान बो रहे हैं वो इस तरह से बो रहे हैं, धान
गेहूं भी बोल रहे हैं तो एक आता ट्रैक्टर का जो जोताई वाला यंत्र होता है उसके द्वारा तो गेहूं बोई जाती है, तो लंबा लंबा श्रेणीबद्ध रूप से पट्टीदार बोई जाती है। तो इस प्रकार से जो फसल बोई जाती है इसमें लाइन लाइन में गेहूं लगा दिया गया है, इस तरह से इधर इधर लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, पट्टीदार कृषि हुआ। तो इस प्रकार के क्या कृषि किया जाना, ठीक है, पट्टीदार कृषि होता है। उसके बाद क्या है, सीढ़ीनुमा खेती करना। आप लोग देखे होंगे खास करके जो सेवन सिस्टर क्षेत्र है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सारे क्षेत्रों में क्या है, सीढ़ीनुमा खेती काफी मात्रा में होता है। इधर भी है उत्तराखंड वगैरह में। मतलब सीढ़ीनुमा कृषि क्या है, जो पहाड़ होता है, इस तरह से अगर पहाड़ है तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ये ज्यादा ऊंचाई वाला कर दिया हूं, थोड़ा सा ढलान क्षेत्र ही रहता है, उतना ज्यादा ऊंचाई नहीं, इस तरह से। तो ये है पहाड़, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, चारों तरफ से इस तरह से पट्टी लगाई जाती है, इस तरह से, और पतला पतला ही रहता है, और इसमें जोताई वगैरह करके, सिंचाई वगैरह करके क्या धान या अन्य चीजों का, अन्य फसलों का क्या खेती किया जाता है, या तो चाय का भी खेती किया जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग का पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, दार्जिलिंग क्षेत्र, और उधर जाइएगा उधर देखिएगा तो इस प्रकार की खेती ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनती होता है ये कृषि, लेकिन सीढ़ीनुमा कृषि भी करना, जिससे क्या मिट्टी का क्षारण हो, क्षारण से बचाया जाए, क्षारण ना हो, ठीक है, संरक्षण किया जाए, उन्हें बचाया जाए, तो ये सीढ़ीनुमा कृषि करने के बाद हो सकती है। मिश्रित कृषि होती रहनी चाहिए, खेतों में जीवाश्म डालते रहना चाहिए। मिश्रित कृषि क्या है, वही बदल बदल कर फसल लगाना। एक ही बार मैंने क्या अभी धान बोया तो फिर धान बोऊंगा, फिर अगला फसल धान बोऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। धान बोया तो अगला गेहूं होगा, फिर अगला धान होगा, फिर गेहूं होगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद खेतों में जीवाश्म डालते रहना चाहिए। जीवाश्म जैसे कि कुछ नाइट्रोजन हो गया, सॉरी यूरिया वगैरह हो गया, नाइट्रोजन यूरिया हो गया, कुछ जैविक पदार्थ है, घर का गोबर ओबर हो गया जो पशुओं उत्सर्जित करती है, वो गोबर हो गया, तो भी क्या खेतों में हम लोग डालते रहेंगे, जिससे क्या जीवाश्म बना रहे और मिट्टी में जो जल ग्रहण की क्षमता वो भी क्या बना रहे। तो इस कारण से भी क्या इतना उपाय करने के बाद हम लोग मिट्टी को संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और है, यहाँ पर लास्ट में इंड होता है क्या कि जल ग्रहण की शक्ति बढ़ सके, पर सब जल प्रवाह की व्यवस्था करना, आस्थान पर बांध बनाना, ढालों पर झाड़ियों और पेड़ लगाना, भारी मशीनों द्वारा भूमि को समतल कर उसमें वनस्पति लगाना आदि उपाय उपयुक्त सिद्ध हुए हैं, ठीक है। यानी कि इन कारणों से क्या है संरक्षण किया जा सकता है। कहने का मतलब एक तो जल शक्ति बढ़ सकता है, और सब जल प्रवाह की व्यवस्था करना, यानी कि जो सिंचाई है वो समान रूप से होनी चाहिए, काफी गहराई में नहीं होनी चाहिए, आस्थान स्तर पर बांध बनाना चाहिए, ठीक है। उस कारण से भी क्या मिट्टी को कटाव को रोका जा सकता है। ढलानों पर झाड़ियों लगाना, ठीक है, ढलान आने के जहां पे मिट्टी कटती है तो उन सारे क्षेत्रों में क्या है पेड़ लगा देंगे, झाड़ीनुमा पेड़, जो कि मिट्टी को बचाने या पकड़ने का काम करे, नीचे सरकने ना दे, ठीक है। तो इस कारण से भी क्या मिट्टी को संरक्षण किया जा सकता है। भारी मशीनों द्वारा भूमि को समतल करना, यानी जो अभी आधुनिक रूप से जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर, जिससे खेतों की जुताई वगैरह किया जाता है, उससे क्या भूमियों को समतल किया जाना, वनस्पति यानी पेड़ पौधा वगैरह क्या उसको लगाना, उसको लगाने से क्या होगा मिट्टी का कटाव रुकेगा, मिट्टी का संरक्षण होगा। तो दोस्तों ये मेरा था लास्ट वीडियो इस भूमि संसाधन का। अगला इसका ऑब्जेक्टिव बच रहा है, और पीछे जो हम चैप्टर पढ़ाए थे संसाधन, उसका भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।